हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, एज वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी ऑफ फिलिप्स कर्व एंड स्टैगफ्लेशन इन आवर मैक्रो इकोनॉमिक्स ना, इसमें हमने देखा कि फिलिप्स कर्व जो है उसने हमें सिखाया कि किस तरह से इन्वर्स रिलेशनशिप है बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी वेज इन्फ्लेशन और प्राइस इन्फ्लेशन एंड बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यानी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे थे या इन्फ्लेशन बढ़ रहा था और हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप था। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम, इन्फ्लेशन कम तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा। और इस तरह से हमने रिलेशनशिप जो फिलिप्स कर्व का देखा, हमने लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों में डिस्कस किया इन द लास्ट पार्ट। यस बच्चों, आज हम देखेंगे कि इसी दौरान जब फिलिप्स कर्व की स्टडी को हम डिस्कस कर रहे थे, उसी दौरान एक न्यू प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में दिखाई देने लगा, दैट इज़ कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। तो आज हम देखेंगे इसी पीरियड में यानी ड्यूरिंग द 1960, 70, 1980 बहुत से डेवलप कंट्रीज एंड इवन द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, they faced a very new sound problem that is stagflation। अब इस प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम था, यानी कंप्लीटली ऐसा प्रॉब्लम आया जिसमें हमने देखा एक्सेसिव सप्लाई ऑफ मनी, यानी वॉल्यूम ऑफ मनी बहुत ज़्यादा था, प्राइस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। एक तरफ इन्फ्लेशन ज़्यादा, बट हेयर जो थियोरी हमने फिलिप कर्व की कही कि जब हम देखते हैं इन्फ्लेशन ज़्यादा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम, लेकिन इस सिचुएशन में हमारे फिलिप कर्व की थियोरी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा एक तरफ हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गया, यानी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, बिसाइड विद दैट अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, और हमने इन्फ्लेशन भी देखा, राइज इन द प्राइस लेवल भी देखा, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी भी है। तो यहाँ पे हमें फिलिप्स की कर्व जो थियरी हमने पढ़ा वो तो यहाँ सेटिस्फाई होते हुए नहीं दिखा, तो यहाँ हमें दिखा स्टैगफ्लेशन का प्रॉब्लम। अब आज हम देखेंगे कि ये स्टैगफ्लेशन का प्रॉब्लम आखिर होता क्या है और इस प्रॉब्लम के कॉजेस क्या हैं एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस न्यू प्रॉब्लम दैट इज स्टैगफ्लेशन। नाउ जब हम बात करते हैं स्टैगफ्लेशन, तो स्टैगफ्लेशन जनरली हमने 1960 के बाद यानी ड्यूरिंग द 1970 का डिकेड या 1980 का डिकेड, इसमें ये स्टैगफ्लेशन का नया प्रॉब्लम हमें डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी में कॉमनली सुनाई दिया। जब हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन, तो इकोनॉमी में टू सिचुएशन कॉमनली दिखाई देती है। एक इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाती है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन दोनों को एग्जिस्ट करती हैं, और इसके पीछे रीज़न रहता है एक्सेसिव मनी सप्लाई, चीप मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से ज़्यादा एक्सेस सप्लाई हो गया है, और एक तरफ इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, लेबर प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। तो ऐसे जब इकोनॉमी में प्रॉब्लम दिखाई देता है तो इस समय हमारी इकोनॉमी का जो इनकम लेवल है, जीडीपी लेवल है, वो रिड्यूस होने लगता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो भी एडवर्स होने लगता है, प्लस हमारी जो बजट की लेवल है वो भी हमें डेफिसिट दिखाई देती है। तो बहुत से ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें उस समय दिखाई देने लगी जो हमने डिस्कस किया, यानी हमने उस समय एक वर्ड हमने यूज़ किया दैट इज़ कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। अब हमने कहा कि ये वर्ड हमने यूज़ किया, जनरली देखा जाए तो ये वर्ड स्टैगफ्लेशन पहली बार यूज़ किया लेन मैक्लियोड ने। ये लेन मैक्लियोड जो था वो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छी पोस्ट पे था। ही वॉज द एक्सचेकर एंड चांसलर इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी ट्रेजरी डिपार्टमेंट में था। और एक बार 1965 में जब वो एक स्पीच दे रहा था तो उसी स्पीच के दौरान इसने ये सब प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया कि हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन ये है कि प्राइसेस राइज हो रहे हैं,
इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गया है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टैगफ्लेशन। ये प्रॉब्लम उसने 1965 के पार्लियामेंट के स्पीच में पहली बार ये वर्ड उसने यूज़ किया था, और 1970 में ही उसने वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत सी इम्पॉर्टेंट पोस्ट को उसने एज अ वाइस चांसलर करके वहाँ की पोस्ट को उसने कैरी ऑन किया था। लेकिन वॉट एवर में भी, अकॉर्डिंग टू लेन मैक्लियोड, ये जो स्टैगफ्लेशन है ये एक ऐसी इकोनॉमी की सिचुएशन है जहाँ पे हमें दिखाई देता है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन और प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि हमने फिलिप की थियोरी जो हमने फर्स्ट पार्ट में सीखी, उसमें हमने A.W. फिलिप ने क्या सिखाया कि जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम है, लेकिन इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। वहाँ इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में इन्वर्स रिलेशनशिप था। लेकिन स्टैगफ्लेशन के इस प्रॉब्लम ने जो हमने 1970 और 1980 के डिकेड में कंट्रीज़ ने फेस किया, इसमें हमने देखा कि फिलिप की जो थियोरी है उसका तो अपोजिट हो रहा है, क्योंकि वो थियोरी तो यहाँ जस्टिफाई नहीं हो रही थी। और इसके पीछे सबसे बड़ा प्रॉब्लम था सप्लाई शॉक। और वो सप्लाई शॉक ये था कि ड्यूरिंग द 1970 में हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑर्गेनाइजेशन यानी ओपेक, यानी ऑयल प्रोड्यूसिंग, जो हमारी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ थी, जो हमें पूरे वर्ल्ड को ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है उनको सेटिस्फाई कर रही थी, उनकी प्राइसेस हाइक हो गई, वो प्राइसेस बढ़ गई। अब ये प्राइसेस बढ़ने से रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, तो जो हमारी इकोनॉमी में कॉस्ट लेवल था वो पुश हो गया, जो ऑलरेडी हम इन्फ्लेशन की एक प्रॉपर्टी करके डिस्कस कर चुके हैं। रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज़्यादा, फिर लेबर का कॉस्ट ज़्यादा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ने बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत सारे लॉज को उन्होंने इनेक्ट कर दिया जो फेवर में थे लेबर के। लेबर की वेजेस बढ़ा दी उन्होंने, या बहुत से ट्रेड यूनियन जो थे वो लेबर को फेवर कर रहे थे, उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, तो लेबर की प्रोडक्टिविटी वहाँ भी इफ़ेक्ट हो रही थी। तो हमने ओवरऑल इकोनॉमी में ये सब प्रॉब्लम एक साथ होते हुए देखा, यानी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई। अब इन्फ्लेशन भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो गई है। तो सब जब ये प्रॉब्लम एक साथ जुड़ते हैं तो वी विल से द स्टैगफ्लेशन। तो जनरली मैंने स्टैगफ्लेशन के इंट्रोडक्शन में एक फार्मूला के फॉर्म में जनरली आपको बताया है कि स्टैगफ्लेशन के अगर हम इन शॉर्ट कहें तो क्या कह सकते हैं बच्चों? हम कह सकते हैं स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस हाई अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल और इन्फ्लेशन भी ज़्यादा, यानी आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ रेट भी स्लो, बहुत कम हो रही है, प्लस आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल भी ज़्यादा, और प्राइसेस जो है वो भी ज़्यादा बढ़ी हुई है, यानी इन्फ्लेशन रेट भी ज़्यादा है। जब ये सब प्रॉब्लम एक साथ जुड़ते हैं तो हमें सिचुएशन दिखाई देती है इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई है, रुक गई है, प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। ये दिखाई देता है एक नया प्रॉब्लम, दैट इज़ स्टैगफ्लेशन का प्रॉब्लम। अब इसको इस जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था दैट इज़ लेन मैक्लियोड, इसने हमें क्या बताया कि स्टैगफ्लेशन मीन्स द इकोनॉमिक सिचुएशन वेयर हाई इन्फ्लेशन, महंगाई ज़्यादा और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा, बोथ एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी, दोनों एक साथ दिखते थे। जबकि फिलिप की थियोरी के हिसाब से ये नहीं दिखना चाहिए। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम, और जब इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम दिखाई दिया, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ वो स्लो हो गई, कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हो गया, प्राइसेस ज़्यादा हाई हो गई, इन्फ्लेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये जनरली ऑब्जर्व किया गया कि स्टैगफ्लेशन उस समय हर इकोनॉमी के लिए इट वाज बिकम अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू हैंडल।
क्योंकि ये उस समय कॉस्टली लग रहा था। क्यों? क्योंकि हमें इनको इरेडिकेट करना है, कम करना है। और उस समय उनको इरेडिकेट करना इन सोशल टर्म्स में कहें या हमारे बजट की लेवल जो कहें वो डेफिसिट, और हमें अगर इसको इरेडिकेट करना है तो और पब्लिक एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है, यानी और पैसा खर्चा करना पड़ेगा। जब और पैसा खर्चा करना पड़ेगा यानी अगर हम पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं तो और वॉल्यूम ऑफ मनी जो है वो सर्कुलेशन में बढ़ेगा, यानी अगेन इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो हाउ टू कंट्रोल इट, कैसे कंट्रोल करें? तो ये उस समय सबसे बड़ा एक स्पेशल प्रॉब्लम था। तो चलो देखते हैं कि जब ये स्टैगफ्लेशन होता है तो इकोनॉमी में सिचुएशन कैसे दिखाई देती है। जब हम स्टैगफ्लेशन का प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों तो जनरली हमें दिखाई देता है, लेट्स सी, जैसे हम लोगों ने एल का फॉर्मेट लिया, एक्स एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं आउटपुट और वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं प्राइस। नाउ सपोज दिस इज द एग्रीगेट डिमांड कर्व, दैट इज एडी, यानी एग्रीगेट डिमांड कर्व जो स्लोपिंग डाउनवर्ड रहता है। देन हम देखते हैं हमारी इकोनॉमी का एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एएस कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ हमें मिल रहा है इक्विलिब्रियम लेवल। इस इक्विलिब्रियम लेवल पे हमारा ON यूनिट ऑफ आउटपुट जो है वो सप्लाई हो रहा है, और इस ON यूनिट पे प्राइस जो है वो हमारी इकोनॉमी में डिसाइड हो गई P। अब ये जनरल सिचुएशन है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ हमारी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल डिसाइड हो रहा है, यानी ON लेवल ऑफ आउटपुट इट इज़ सप्लाइड एट OP प्राइस। लेकिन अब जब ये स्टैगफ्लेशन का प्रॉब्लम आया, इकोनॉमिक में प्रोडक्टिविटी कम हो गई, अब स्लो ग्रोथ हो गया, प्रोडक्टिविटी कम, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम ज़्यादा, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम ज़्यादा, प्राइजेस बढ़ गई, रॉ मटेरियल की प्राइस हमने देखा, ऑयल प्राइसेस ड्यूरिंग द 1973 के बाद जब ओपेक ने प्राइजेस हाई कर दी तो सप्लाई शॉक दिखाई देने लगा। इसके लिए जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये शिफ्ट हो गया अपवर्ड पोजीशन में। ये है एग्रीगेट सप्लाई कर्व जिसको मैं ले रही हूँ अपवर्ड। सपोज दिस इज AS1 कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, मैंने अपवर्ड शिफ्ट किया। अब हमें नया इक्विलिब्रियम मिला। अब ये नया इक्विलिब्रियम है E1। अब ये अपवर्ड शिफ्ट होने से आप देखो बच्चों क्या इफेक्ट हो रहा है। जब ये अपवर्ड शिफ्ट हो गया तो आप देख रहे हो आपका आउटपुट लेवल जो है वो कम हो गया, आउटपुट रिड्यूस हो गया। लेकिन उसकी वजह से एक और इफेक्ट भी हमें इकोनॉमी में दिखाई देने लगा है, और वो है प्राइस का बढ़ना। देखो प्राइस बढ़ गए, प्राइस OP से OP1 यानी इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ गया, और उसके साथ साथ आप इकोनॉमी में देखते हो कि प्रोडक्शन भी कम हो गई, प्रोडक्टिविटी कम, लेबर की प्रोडक्शन कम हो गई। ये हमें इकोनॉमी में दिखाई देने लगा। तो ये है इकोनॉमी में जब स्टैगफ्लेशन होती है तो इस तरह के सिचुएशन और हालात हमें दिखाई देते हैं। ड्यूरिंग द स्टैगफ्लेशन हमने क्या देखा, एक ऐसी सिचुएशन वेयर द हाई इन्फ्लेशन and unemployment both exist, यानी found at the same time, both exist, same दिखाई देते हैं in the economy। Now इस सिचुएशन में हमने क्या देखा कि जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को कट करता है वहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन इकोनॉमी की दिखाई देती है, यानी ON लेवल ऑफ आउटपुट इज सप्लाइड एट OP प्राइस। लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ने लगता है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ने लगता है, तो एग्रीगेट सप्लाई का जो है इट इज़ शिफ्टेड ऑन द अपवर्ड साइड। अब हमें AS1 का मिला, अब हमारा इक्विलिब्रियम लेवल नया E1 मिला, अब हमारा आउटपुट रिड्यूस हो गया फ्रॉम ON टू ON1, आउटपुट कम हो गया, लेकिन प्राइस जो है वो बढ़ गई फ्रॉम OP टू OP1। अब ये स्टैगफ्लेशन का इफेक्ट जनरली हमें दिखाई देने लगा। अब ये स्टैगफ्लेशन, इसके कॉजेस क्या हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी इफेक्ट हमें इकोनॉमी में क्या दिखाई देते हैं, वो हम डिस्कस करें। बहुत इजी है, बिकॉज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। हर चीज़ को हम इजीली समझ जाते हैं। अब जैसे हमने स्टैगफ्लेशन का ये प्रॉब्लम देखा, तो इसके पीछे सबसे मेन रीज़न, रूट कॉज बिहाइंड द स्टैगफ्लेशन कि ड्यूरिंग द 1970 और 80s के दौरान ओपेक ने जब ऑयल के प्राइसेस को बढ़ा दिया,
तो इकोनॉमी यानी हर इकोनॉमी में, डेवलपिंग इकोनॉमी में या डेवलप्ड कंट्रीज़ में सप्लाई शॉक का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। यानी प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ गए, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, लेबर के प्राइसेस बढ़ गए, और उसकी वजह से आपने देखा प्रोडक्टिविटी हैज़ बीन रिड्यूस्ड, कम हो गई। तो पहला रीज़न था बिहाइंड द स्टैगफ्लेशन, दैट इज़ द सप्लाई शॉक। जो हमने देखा कि ड्यूरिंग दैट 1970s और 80s में जब ऑयल प्राइसेस गल्फ कंट्रीज़ ने बढ़ा दिया, तो ड्यूरिंग दैट हर एक इकोनॉमी ने ये प्रॉब्लम फेस किया, यानी स्टैगफ्लेशन बिकेम द कॉमन प्रॉब्लम अमंग ऑल द इकोनॉमीज। दूसरा, हमने एक दूसरा कनेक्टेड प्रॉब्लम देखा, कॉस्ट पुश। क्योंकि जब ऑयल का प्राइस बढ़ा यानी दूसरे रॉ मटेरियल के प्राइस पे भी इफ़ेक्ट बढ़ा, क्योंकि जब ऑयल आपकी प्राइस बढ़ जाती है तो वो ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है, और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जितने भी रॉ मटेरियल वहाँ से कैरी होते हैं, सबकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई, लेबर की प्राइसेस बढ़ गई, ऑयल की प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुकी थी, यानी हमारी इकोनॉमी में दिखाई दिया कॉस्ट पुश, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज वो भी बढ़ गया। और हमने देखा था जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है तो उसकी मेन टू कॉजेज़ या टू प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑन वन साइड वी ऑब्जर्व डिमांड पुल, और दूसरी तरफ दिखाई देता है कॉस्ट पुश। और यहाँ पे इकोनॉमी में कॉस्ट पुश हमें दिखाई दिया, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़े, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े, फिर उसके साथ साथ हमने देखा लेबर की प्राइसेस जो थी वो भी बढ़ी, यानी उनकी भी वेजेस बढ़ी। तो ओवरऑल कॉस्ट पुश का भी इफ़ेक्ट हमें दिखाई देने लगा। नेक्स्ट दिखाई देने लगा लो प्रोडक्टिविटी। अब जब हम देखते हैं कि इकोनॉमी में लो प्रोडक्टिविटी वो क्यों था, लो प्रोडक्टिविटी के पीछे रीज़न ये था कि एट दैट टाइम जो ट्रेड यूनियंस थे वो काफ़ी पावरफुल होने लगी, उनका कलेक्टिव बार्गेनिंग जो था विद द एम्प्लॉयर्स वो स्ट्रॉन्ग होने लगा। इसके लिए लेबर की वेजेस बढ़ने लगी, प्लस न्यू रूल्स जो थे, लेबर लॉज जो थे वो इनेक्ट किए गए इकोनॉमी में, तो इसके लिए लेबर के प्रोडक्टिविटी पे भी इफ़ेक्ट आने लगा। तो लेबर की प्रोडक्टिविटी में भी हमने इफेक्ट देखा, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस थी, प्लस लेबर लॉज काफ़ी पावरफुल हो गए थे, तो इनकी वजह से इकोनॉमी में लेबर की प्रोडक्टिविटी पे भी इफ़ेक्ट आना शुरू हो गया। नेक्स्ट हमने देखा एक्सेसिव रेगुलेशन। अब इकोनॉमी में गवर्नमेंट रूल्स बढ़ रहे थे। अब हमने देखा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी उनमें एक्सेसिव कंट्रोल हो रहा था, किस पे? प्रोडक्शन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, और स्ट्रिक्ट लेबर लॉज आ रहे थे। यानी हर तरफ से हमने देखा कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था, रूल्स एंड रेगुलेशन था, काफ़ी एक्सेसिव हो गया, बढ़ गया, जिसकी वजह से ये सब एक साथ प्रॉब्लम इकोनॉमी में आ गए। यानी एक तरफ हमने देखा प्रोडक्शन कम हो रही है, और दूसरी तरफ हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो था वो बढ़ने लगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है, यानी लेबर की हमें ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। और उधर से ट्रेड यूनियन जो है वो बोल रही हैं लेबर की वेजेस बढ़ाओ, इन्हें ज़्यादा पेमेंट करो, इन्हें ज़्यादा इंसेंटिव्स दो। तो हर तरफ से हम देख रहे थे कि प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, और इधर से एक्सेसिव रेगुलेशंस आ रहे हैं। यहाँ से गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे थे, वो भी प्रोडक्शन ऐसे करो, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करो। तो ऑल ओवर द इकोनॉमी में हमने देखा जितना हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, जितनी प्रोडक्टिविटी मिलनी चाहिए, जितनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, उतना नहीं मिल पाया। तो ये स्टैगफ्लेशन का प्रॉब्लम हमें दिखाई देने लगा। नेक्स्ट हमें दिखाई देने लगा सोशल बेनिफिट। अब ये भी हमने देखा कि जब स्पेशली जब हम सोशल बेनिफिट्स की बात करते हैं बच्चों, तो हमने अभी अभी देखा काफ़ी रूल्स जो थे वो उस समय बदलाव इकोनॉमी में आने लगे, और हमने देखा कि काफ़ी सोशल बेनिफिट्स भी लेबर को मिलने लगे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स, सिकनेस बेनिफिट वो उन्हें मिलने लगे, फ्री गुड्स एंड सर्विसेज गरीबों को मिलने लगा, फूड सिक्योरिटी स्कीम भी गवर्नमेंट की उस समय आने लगी, प्लस उस समय हमने देखा कि मिनिमम बेसिक इनकम स्कीम भी स्टार्ट हो गई। अब जब ये सब सोशल बेनिफिट उस समय गवर्नमेंट ने हमारी इकोनॉमी में लागू कर दी, तो गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ गया,
वॉल्यूम ऑफ मनी बढ़ गया। अब इससे डिमांड पे इफेक्ट आएगा, यानी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन सप्लाई है नहीं क्योंकि प्रोडक्टिविटी इतनी हो नहीं रही है एज पर द डिमांड। तो हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट दिया जा रहा है। फ्री गुड्स एंड सर्विसेज हमारे राशनिंग शॉप के थ्रू, फेयर शॉप्स के थ्रू गरीबों को बांटा जा रहा है, या फूड सिक्योरिटी का स्कीम है, बेसिक न्यूट्रिशनल जो हमारे फूड स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, या मिनिमम बेसिक इनकम स्कीम है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो जब ये सोशल बेनिफिट्स हमारी इकोनॉमी में इनेक्ट किए जा रहे हैं, बहुत सारे स्कीम्स को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये भी हमारे इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन के प्रॉब्लम को सपोर्ट कर रही थी, यानी ये भी एक कॉज बना स्टैगफ्लेशन का। नेक्स्ट हमारा दिखाई दिया हायर टैक्सेस। अब आप देख रहे हो गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है, यानी आपके सोशल बेनिफिट्स पे इतना खर्चा कर रही है, या हम देखेंगे बहुत सारा डेफिसिट फाइनेंस, यानी गवर्नमेंट का खर्चा बहुत बढ़ रहा था, पब्लिक का एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ रहा था। अब गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो कहाँ से करेगी? दे विल ट्राई टू रेज द टैक्स का लेवल, यानी टैक्सेस बढ़ा देंगी। अब टैक्सेस बढ़ेंगी तो प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो फिर एक प्रॉब्लम आ गया स्टैगफ्लेशन के पीछे, हायर टैक्सेस। अब गवर्नमेंट ने हायर टैक्सेस इम्पोज किए, रीज़न बिहाइंड दैट क्योंकि गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, और जब पब्लिक एक्सपेंडिचर को सेटिस्फाई करना है तो हाउ द गवर्नमेंट विल रेज द रेवेन्यू? थ्रू द टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, वहीं से कलेक्ट करता है। और मेजर रेवेन्यू गवर्नमेंट को कहाँ से मिलता है बच्चों? फ्रॉम द टैक्स। इसके लिए गवर्नमेंट ने हायर टैक्सेस कर दिया, और जब हायर टैक्सेस इम्पोज हो गए तो इनडायरेक्टली इट विल बी इंक्लूडेड इन द प्राइस, और जब प्राइस बढ़ती है यानी फिर से हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर, तो फिर वो हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर ने हमारे स्टैगफ्लेशन की प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया। तो इसके लिए एक रीज़न ये भी था कि एट ड्यूरिंग दैट पीरियड वी फाउंड कि हायर टैक्सेस वर इम्पोज्ड बाय अवर गवर्नमेंट। नेक्स्ट था मॉनेटरी शॉक। अब ये भी एक रीज़न बना क्योंकि हमने कहा एक्सेस मनी वॉज पम्प्ड इन अवर इकोनॉमी, यानी चीप मॉनेटरी पॉलिसीज़ अवेलेबल थी, और वो चीप मॉनेटरी पॉलिसीज़ की वजह से हर जगह पे उन्होंने एक्सेस मनी सप्लाई को इकोनॉमी में अवेलेबल कर दिया। अब जब ज़्यादा आपकी चीप मॉनेटरी पॉलिसीज़ को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी, यानी कोशिश किया गया सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा है तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही थी, सप्लाई नहीं बढ़ रही थी, इसके लिए हमें ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो मॉनेटरी शॉक इज़ आल्सो वन ऑफ द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट हमने देखा डेफिसिट फाइनेंस। ये भी प्रॉब्लम था क्योंकि रेवेन्यू हमारी गवर्नमेंट का कम, इनकम आ रही थी कम, लेकिन खर्चा हो रहा था ज़्यादा, तो डेफिसिट फाइनेंस था। अब डेफिसिट फाइनेंस था तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? ज़्यादा टैक्सेस जो थे वो इम्पोज कर दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो रेवेन्यू एडजस्ट करना ही था। तो फिर गवर्नमेंट ने ज़्यादा टैक्सेस को इम्पोज कर दिया, टैक्सेस की वजह से फिर इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम बढ़ गया, प्लस हमारे डेफिसिट फाइनेंस की वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उस पर एडवर्स इफेक्ट आता है, यानी ओवरऑल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हर इकोनॉमी फेस कर रही थी। और फिर और 9th प्रॉब्लम आया पॉलिसी चेंजेस, यानी इकोनॉमी स्पेशली जब हम इंडिया की बात करें तो हमारी इकोनॉमी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलो करती है बहुत सारी स्कीम्स प्रोग्राम्स, और उस स्कीम्स और प्रोग्राम्स में स्पेशली वो बेसिक नीड्स ऑफ इकोनॉमी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है, जिसमें मिनिमम नीड प्रोग्राम MNP है वो फॉलो करते हैं, प्लस बेसिक इनकम पॉलिसी उन्होंने फॉलो किया पुअर्स के लिए कि उनको बेसिक इनकम देना है, यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा, प्लस फार्मर्स को डेप्ट प्रोवाइड करना, उन्हें सपोर्ट करना। अच्छा, फिर सिर्फ फार्मर्स को डेप्ट प्रोवाइड नहीं करना लेकिन वेवर भी प्रोवाइड करना, कि सपोज़ कभी कभी ऐसा होता है ड्यू टू फ्लड या ड्राउट की सिचुएशन वो नहीं पे कर पाते हैं तो वेवर यानी उनके डेप्ट को कर्ज़ों को माफ़ भी कर देना है, प्लस किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना है, या
हमें उनसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हम आपको मालूम है एमएसपी रहता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिन पे गवर्नमेंट फार्मर से उनका जो अनाज है वो परचेज करती है। और वो भी जैसे जैसे टाइम गुज़रता रहता है, महंगाई बढ़ती है, वो एमएसपी का लेवल, प्राइस लेवल वो भी बढ़ता है। यानी वो भी आपके गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है, यानी हैवी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी दें, या इनकम पॉलिसी को हम प्रोग्राम को फॉलो करें, या सपोज़ हम फार्मर्स को डेप्ट दे रहे हैं या वेवर दे रहे हैं, या गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज, वेजेस, वो भी हम महंगाई के साथ साथ उनका डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ते के फॉर्म में उनकी सैलरीज भी बढ़ाते रहते हैं। तो ये सब क्या है, पॉलिसी चेंजेस होते हैं। और इन पॉलिसी चेंजेस की वजह से ओवरऑल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर विल गो ऑन इंक्रीजिंग। एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है बच्चों, लेकिन इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है। इकोनॉमी का जीडीपी लेवल नहीं बढ़ रहा है, वो कांस्टेंट है, वो कम है। जितना ग्रोथ दिखना चाहिए उतना ग्रोथ हमें नहीं दिखाई देता। तो दीज आर द कॉजेस जो स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन को हमें दिखाई देता है, यानी कॉजेज ऑफ स्टैगफ्लेशन। यानी इन्फ्लेशन नहीं कहें, हम कहते हैं ये कॉजेज ऑफ स्टैगफ्लेशन है, ये कॉजेज ऑफ स्टैगफ्लेशन है। ये कॉजेज इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे हम, स्टैगफ्लेशन। ये क्यों हमें कॉजेज दिखाई दिए स्टैगफ्लेशन के, यानी सप्लाई का शॉक आया। जितने भी ओपेक के कंट्रीज़ थे उन्होंने ऑयल के प्राइसेस को राइज कर दिया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें दिखाई दिया। कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ गई। देन हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ अदर लेबर की वो हमारी बढ़ गई। देन दूसरे ओवरहेड्स थे वो भी अफेक्ट होने लगे। तो इसकी वजह से भी कॉस्ट पुश का भी हमारी इकोनॉमी में दिखाई देने लगा। नेक्स्ट हमें दिखाई देने लगा लो प्रोडक्टिविटी। और ये लो प्रोडक्टिविटी क्यों होने लगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन का इफेक्ट दिखाई दे रहा था, प्लस काफ़ी जो गवर्नमेंट के लेबर लॉस थे उन्हें भी इनेक्ट किया गया, यानी फॉलो किया गया, जिसकी वजह से लेबर प्रोडक्टिविटी कम हुई। एक्सेसिव रेगुलेशन, ये भी हमने देखा, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी ने पुट कर दिया एक्सेसिव कंट्रोल ऑन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी दिखाई दिया। और उसके अलावा कभी कभी हमें ये भी दिखाई दिया कि स्ट्रिक्ट लेबर लॉज जो थे वो भी फॉलो हो रहे थे। तो ये भी हमारी इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल थे। कुछ सोशल बेनिफिट्स जो थे वो भी हमारे इकोनॉमी में आ गए, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, या वर्कमेंस का कॉम्पनसेशन एक्ट वो उनको मिलता है, एक्सीडेंट बेनिफिट्स मिलता है, या फ्री गुड्स एंड सर्विसेज हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पुअर्स को, या फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम नीड प्रोग्राम हमने कहा वो फॉलो होता है। मिनिमम बेसिक इनकम हम गरीबों को प्रोवाइड करते हैं। हर जगह खर्चा बढ़ेगा तो ओवरऑल गवर्नमेंट का उस समय उतना ग्रोथ नहीं था जितना एक्सपेक्टेड होना चाहिए। देन हमने देखा हायर टैक्सेस, क्योंकि ओवरऑल गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर का बर्डन बढ़ा हुआ था, इसके लिए गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाए। अब टैक्सेस बढ़ाते हैं तो फिर प्राइस और इन्फ्लेशन तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। देन मॉनेटरी शॉक, यानी चीप मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से एक्सेसिव सप्लाई आया, जो डायरेक्टली एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई पे इफेक्ट आने लगा। देन डेफिसिट फाइनेंस, क्योंकि हमने देखा कि एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को मिलने चाहिए वो नहीं मिले, लेकिन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, यानी हमारे जो पेमेंट था, फिस्कल जो डेफिसिट्स थे वो हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा दिखाई दिए। और पॉलिसी चेंजेस, हमारी इकोनॉमी में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टाइम आफ्टर टाइम न्यू प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंट करती रहती है। जैसे हमने देखा बेसिक इनकम पॉलिसी है, फार्मर को हमने कर्जा दिया, उनसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे हमने जो है उनसे अनाज परचेस कर लिया, या हमने उनको फार्मर्स को डेप्ट हमने दिया, उन्हें फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया, या हम बहुत से लेबर्स की जो वेजेस हैं, सैलरीज़ हैं वो बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट विल इंक्रीज द बर्डन ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ऑल दीज कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैगफ्लेशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि जब ये स्टैगफ्लेशन का प्रॉब्लम आया
तो असर क्या दिखाई दिया, इम्पैक्ट क्या दिखाई दिया। अब इम्पैक्ट 1 हम लोग तो ये देखते ही हैं कि किस तरह से आपकी इकोनॉमी में इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, यानी डायग्राम के फॉर्म में ये आपको फिर से दिखाना है कि आपका जो इकोनॉमी में आउटपुट है वो कम हो जाता है, प्लस आपकी जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। लेकिन लॉन्ग रन में गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था, इसी इक्विलिब्रियम के लेवल पे वो क्या करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई कर्व यानी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये हमेशा एडजस्ट करने की कोशिश करती है। लॉन्ग रन पे गवर्नमेंट कोशिश करती है कि एटलीस्ट मैं अपना आउटपुट लेवल बढ़ाऊं ताकि ओरिजिनल लेवल पे हमारा रहे, क्योंकि हम कोशिश करते हैं बढ़ती हुई डिमांड के साथ पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एटलीस्ट प्रोडक्शन शुड बी इंक्रीज। तो लॉन्ग रन में ये कोशिश की जाती है कि जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो लॉन्ग रन में इस तरह से एट दिस वर्टिकल पोजीशन पे हम मेंटेन करें, जबकि ड्यू टू सप्लाई शॉक एंड कॉस्ट पुश एंड ड्यू टू ऑल दीज रीजंस कॉजेज़ की वजह से हमारा आउटपुट रिड्यूस हुआ है, प्राइस बढ़ा है, प्राइस ज़्यादा होगी लेकिन हम उसके साथ साथ कोशिश करेंगे हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़े, यानी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम लेवल पे दे विल ट्राई टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस में हम ये भी कोशिश करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टैगफ्लेशन, यानी उस समय हमारी इकोनॉमी में क्या दिखाई देता है बच्चों, हमें दिखाई देता है स्टैगफ्लेशन, जिसमें 2 प्रॉब्लम है। इकोनॉमी स्टैगनेंट हो गई है, स्लो हो गई है, इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गई है, और इन्फ्लेशन, हाई प्राइसेस हर चीज़ के दिख रहे हैं, यानी इन्फ्लेशन, महंगाई भी है और इकोनॉमी स्टैगनेंट हो गई, यानी स्लो ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। दूसरा है इकोनॉमी रिमेन स्टैगनेंट। एक तो इकोनॉमी स्टैगनेंट हो गई है, दूसरा हमारे इकोनॉमी में दिखाई दे रहा है मोर अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि इकोनॉमी क्या होगी, स्टैगनेंट, यानी ग्रोथ रेट कम, प्रोडक्टिविटी लेबर की कम हो गई। हमने देखा लेबर की प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। अब स्लो प्रोडक्टिविटी की वजह से आपको ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट है तो बट नेचुरल, अब स्लो ग्रोथ के दौरान हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे बिजनेसमैन, उनको एक्सपेक्टेड प्राइसेस नहीं मिल पा रहे हैं, उनको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट जो है उस तरफ ज़्यादा नहीं हो रहे। इसके लिए इन्वेस्टमेंट डज नॉट इंक्रीज ड्यू टू हायर प्राइसेस। जितनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट होनी चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े, उतनी इन्वेस्टमेंट उस स्टैगफ्लेशन के दौरान डाइवर्ट नहीं हुई। प्लस हमने देखा लेस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में सब प्रॉब्लम्स इंटरकनेक्टेड थे। इकोनॉमी स्टैगनेंट, रुक गई, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट का इशू जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इनइक्वालिटी बढ़ेगी, तो ये सब सोशल प्रॉब्लम्स कनेक्टेड हैं। फिर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा डाइवर्ट नहीं हो रही थी क्योंकि ज़्यादा प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट डज नॉट इंक्रीज। प्लस हमने देखा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो भी लो हो गया, तो ये हमें सेकंड प्रॉब्लम दिखा। थर्ड हमने इसका कॉन्सिक्वेंसेस देखा, ये सब जब प्रॉब्लम्स इंटरकनेक्टेड हैं तो हमारी इकोनॉमी में एक विशियस सर्कल बन रहा है। हमारी इकोनॉमी में ये सब प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, चेन के फॉर्म में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। इसको लिए हमने क्या कहा, ये एक विशियस सर्कल है, शैतानी चक्रव्यूह है। तो ये विशियस सर्कल में हमने क्या देखा, यहाँ पे लेस इन्वेस्टमेंट कम मिल रही है, इसके लिए प्रोडक्शन कम, इसके लिए इनकम कम, और जब इनकम कम होगा तो सेविंग कम होगा, और जब सेविंग कम होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट कम, यानी ये तो विशेष सर्कल चलता ही रहेगा हमारी इकोनॉमी में। तो कैसे हम इकोनॉमी का जीडीपी लेवल बढ़ाएंगे, कैसे ओवरऑल इनकम और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे, कैसे हमारे देश की एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, कैसे हमारे देश का एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि जेएम कीन्स ने कहा अगर हमें अपनी इकोनॉमी में इफ़ेक्टिव डिमांड बढ़ाना है तो हमारी इकोनॉमी का कंजम्पशन लेवल बढ़ाना है, तो वो बढ़ाने की कोशिश करनी है, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमने स्टैगफ्लेशन में देखा विशियस सर्कल, यानी लेस इन्वेस्टमेंट, उसकी वजह से प्रोडक्शन कम, उसकी वजह से इनकम कम, और उसकी वजह से सेविंग कम।
जो अल्टीमेट वापस रिजल्ट आ रहा था लेस इन्वेस्टमेंट, यानी घूम फिर के हम जहाँ से शुरू हुए वहीं पहुँच गए बच्चों। तो इन्वेस्टमेंट कम की वजह से प्रोडक्शन कम हुई, प्रोडक्शन कम की वजह से इनकम कम हुई, और जब इनकम ही कम है तो हमारी बचत कम, सेविंग कम, और जब सेविंग कम होगी तो फिर इन्वेस्टमेंट कम। तो ऐसा विशेष सर्कल स्टैगफ्लेशन में हमें दिखाई देने लगा। नेक्स्ट था हमारी इकोनॉमी में ट्विन प्रॉब्लम्स दिख रहे थे। ट्विन प्रॉब्लम यानी इन्फ्लेशन भी, अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि फिलिप को कह रहा था कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम, यानी इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के रेट में इन्वर्स रिलेशनशिप था। लेकिन इट वॉज नॉट जस्टिफाइड ड्यूरिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टैगफ्लेशन, क्योंकि स्टैगफ्लेशन में तो टोटल रिवर्स हो रहा था। क्योंकि स्टैगफ्लेशन में हमने क्या देखा, एक ऐसा सिचुएशन जहां इकोनॉमिक ग्रोथ लो, प्राइस लेवल हायर, और उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हायर, इन्फ्लेशन का रेट हायर, इकोनॉमी बिकेम स्टैग्नेंट। तो चारों तरफ से एक साथ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, यानी ट्विन प्रॉब्लम्स थे, इन्फ्लेशन भी और अनएम्प्लॉयमेंट भी। और प्लस हमने देखा कि द प्रोडक्शन एंड द सप्लाई ऑफ वेरियस आउटपुट्स, यानी वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी रिड्यूस हुए ड्यूरिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टैगफ्लेशन। तो ये थे कॉन्सिक्वेंसेस जो हमने डिस्कस किए। और फाइनली वो कॉन्सिक्वेंसेस, सेम डायग्राम जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि किस तरह से जब एग्रीगेट डिमांड कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट ई, तो यहाँ हमें मिलता है इक्विलिब्रियम लेवल। ये इक्विलिब्रियम लेवल है जो हमें दिखाई देता है। अब इस इक्विलिब्रियम लेवल पे हम देखते हैं कि हमारा ओ एन लेवल ऑफ आउटपुट है, ओके, और प्राइस है ओ पी। लेकिन जैसे ही आपके इकोनॉमी में सप्लाई शॉक है, कॉस्ट पुश है, प्रोडक्टिविटी कम है, तो एएस कर्व इज शिफ्टेड ऑन द अपवर्ड साइड। अब हमारी आउटपुट हो जाता है कम, प्रोडक्शन हो जाता है कम, लेकिन प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस राइज हो जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई। अब सप्लाई कम हो जाएगी, लेकिन उस तरफ से हमारे पास मनी सप्लाई ज़्यादा है बच्चों, पैसा है, डिमांड है, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई नहीं है। तो एज अ रिजल्ट शॉर्टेज और स्केर्सिटी की वजह से प्राइस ज़्यादा, और ये सब क्रिएट करती हैं प्रॉब्लम ऑफ स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन मीन्स एक ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन वेयर हाई इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बोथ एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी, यानी दोनों को एग्जिस्ट करते हैं इकोनॉमी में। इस तरह के प्रॉब्लम को हमने फेस किया, जिसको धीरे धीरे फिर इकोनॉमी में स्लोली एंड ग्रेजुअली हर इकोनॉमी में अपने गवर्नमेंट मेजर्स के साथ उसमें स्टेप्स उठाए गए ताकि इस इकोनॉमी के स्टैगफ्लेशन के प्रॉब्लम्स को हम धीरे धीरे रिड्यूस कर सकें। तो ये था स्टैगफ्लेशन, जो हमने देखा कि एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट और हाई इन्फ्लेशन है, जिसका डेफिनेशन लेन मैक्लियोड ने कहा कि स्टैगफ्लेशन मीन्स एक ऐसा इकोनॉमिक सिचुएशन जहाँ पे हाई इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बोथ एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। क्लियर बच्चों? उसके बाद डायग्राम को आप इजीली एक्सप्लेन कर सकती हो। क्या दिख रहा है डायग्राम में बच्चों? हमने दिखाया कि जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कर्व ने एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट किया, वी गेट द ई पॉइंट यानी इक्विलिब्रियम लेवल, वेयर ओ एन यूनिट ऑफ आउटपुट इज सप्लाइड एट ओ पी प्राइस, बट ड्यू टू सप्लाई शॉक एंड कॉस्ट पुश एएस कर्व इज शिफ्टेड ऑन अपवर्ड, यानी हमारा आउटपुट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू ON1 और प्राइस हैज़ बीन रेज्ड, बढ़ गई OP1। ये दिखाई दिया, तो ये स्टैगफ्लेशन है। फिर हमने कॉजेज डिस्कस किया, हमने 9 पॉइंट्स डिस्कस किया। एनी 6 to 7 पॉइंट्स यू हैव टू एक्सप्लेन। और उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस, जो आपस में से एनी 3-4 आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कितना इजी प्रॉब्लम था। और बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन जो है SY BCom लेवल पे, क्योंकि फिलिप कर्व और स्टैगफ्लेशन पे ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आपसे पूछा जाता है, जो बहुत इजीली अब आप अपने एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके बच्चों, और जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, इन द सेम वे आई हैव प्रोवाइडेड इन माई नोट्स। ओके बच्चों, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, you can share with your maximum friends
And if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.